हाँ भाई आराम से। मास्क तो सब लोग पहन लो जिन्होंने उतार रखा है। जिन्होंने नहीं पहन रखा सब पहन लो। देखो जैसा कि तुम्हें ध्यान है मैं अगले 2-3 दिन लीव पर हूँ, मेरे भाई की शादी है, तो इस वजह से मुझे तुम भी खुशी मना लो। ठीक है, इस वजह से मैं लीव पर रहूंगा। इस दौरान अपना कुछ भी लेक्चर का नुकसान नहीं होगा। अपने बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक जो है वो तुम्हारा कल से चालू होगा। बायोमोलिक्यूल्स का मैं तुम्हें बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, बाकी एक सीनियर सर आएंगे वो पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स का। एक तो कल मॉड्यूल लेकर के आना, ठीक है, मॉड्यूल सब लोग मॉड्यूल नंबर 6 केमिस्ट्री वाला बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जो है वो मोस्टली आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, जो भी अपने पास केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स आएंगे मोस्टली आइसोमेरिज्म, और कुछ एक रिएक्शन वाला पार्ट भी है। ठीक है, पर जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो अभी तुम्हें सर बेसिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से, जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता देंगे। और अभी अपना जीओसी हो जाए, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाए, रिएक्शंस वगैरह अपन पढ़ ले, फिर एंड में वापस से एक बार अपन जल्दी से रिवाइज कर लेंगे एंड के टाइम पे जो अपना रिएक्शन वाला पार्ट अभी रहेगा। ठीक है, एक बार के लिए तो अभी बता देंगे सर कि जनरली कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। बाकी उसको डिटेल में अपन एक बार रिएक्शंस वगैरह देख ले तो एंड में वापस से उठा करके कर लेंगे। इसके अलावा जो बाकी का सेकेंड हाफ में जो उस वाले चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन है वो वैसे भी तुम बायोलॉजी में पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। पर ठीक है, वो सारी चीजें भी क्लास में डिटेल में अच्छे से डिस्कस हो जाएगा चैप्टर जो है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को अप्रोच रखनी है चैप्टर के लिए। पिछली क्लास तक हमने जितना देखा था उससे आगे बात बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट जो था, इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे भाई, शांति से। इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, दो टाइप के इफेक्ट रहते हैं, इतनी बात करी थी। और माइनस आई इफेक्ट जो रहता है इसका एक हमने ऑर्डर भी लिखा था। ठीक है, और फिर माइनस आई कंपेयर करने के क्वेश्चंस भी देखे थे। नेक्स्ट चीज हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट को। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, लास्ट वार्निंग। ठीक है, इसके बाद प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं नेक्स्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में सबसे पहले तो जैसे माइनस आई में एक अपने पास ऑर्डर था और वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पर क्वेश्चन जो है वो कहीं पर भी बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं। मोस्टली तो लॉजिक से भी हम कर सकते हैं, कुछ एक पोर्शन जो है वो याद रखने का था, उसके बारे में हमने बात करी थी। प्लस आई इफेक्ट में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑर्डर रहता है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO2 माइनस। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। फिर इसके बाद रहता है अपने पास 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और फिर रहता है अपने पास 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट अपने पास रहता है CH3 और फिर T, D एंड H। ये पूरा का पूरा एक ही कंटिन्यूअस ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर को भी अपन समझते हैं। तो पहली चीज जो कि अपन यहाँ पर भी नोटिस कर पा रहे होंगे और जो चीज हमने माइनस आई के टाइम पर भी देखी थी कि एंड पर सबसे पीछे अपने पास आ रहा है हाइड्रोजन। क्योंकि अगर सामने वाला ग्रुप या एटम स्पेसिफाइड नहीं है तो हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं। और ये सारे ही ऐसे ग्रुप्स है जो कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा डोनेशन करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अपन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसा कि माइनस आई के टाइम पे सबसे स्टार्टिंग में कौन से आ रहे थे, एनायंस आ रहे थे कि न्यूट्रल वाले आ रहे थे? सॉरी, वहां पर सबसे पहले आ रहे थे अपने पास कैटायंस आ रहे थे, फिर न्यूट्रल। आयंस सबसे शुरू में थे। यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि आयंस जो है वो पहले है और न्यूट्रल जो है वो बाद में है। आयंस में भी सबसे पहले कौन से आएंगे? एनायंस, क्योंकि एनायंस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं
और हम प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनायंस के अमंग्स्ट में देखें तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। तीनों के ऊपर -1 चार्ज है, पर ऑक्सीजन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा खींच करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, उसके ऊपर नेगेटिव सबसे स्टेबल है और इस वजह से वो आगे डोनेट कम करेगा। ठीक है, डोनेट कहां पर करवाना चाह रहे हैं हम, ये जो सिग्मा बॉन्ड ये जो साथ में बना रखा है इस पर डोनेट करवाना चाह रहे हैं। और कार्बन क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे वीकली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को और सबसे ज्यादा इजीली डोनेट करेगा। O माइनस और CO2 माइनस में जो कंपैरिजन है सिंपल सा है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के ऊपर है नेगेटिव और यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम पहले कार्बन है, हम इस बॉन्ड के थ्रू डोनेशन करवाना चाह रहे हैं। पहले कार्बन है फिर O माइनस है, तो O माइनस पहले कार्बन पे करेगा फिर कार्बन से आगे डोनेशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ गया और इंडक्टिव में डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अपने पास न्यूट्रल वाले चालू हो गए। न्यूट्रल वालों में अगर हम देखें तो पहले और दूसरे वाले को अगर हम कंपेयर करके देखें तो CH3 तो सेम है, तीसरा वाला ग्रुप चेंज हो रहा है, CH3 है इधर और इधर है H। नीचे एक सेकंड के लिए नीचे आए तो हम देख रहे हैं कि CH3 और H में डोनेशन जो रहता है वो CH3 का ज्यादा रहता है। वैसे भी हमने पढ़ी रखा है कि H का तो इंडक्टिव इफेक्ट वैसे भी ऑलमोस्ट 0 रहता है और हाइड्रोजन के पास डोनेट करने के लिए वैसे भी क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देगा तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं और इस वजह से हाइड्रोजन का डोनेशन बहुत कम रहता है। और उसके कंपैरिजन में कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच करके फिर आगे डोनेट कर सकता है, इसलिए CH3 का ज्यादा है। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो CH3 यहाँ H है तो इसलिए इसका ज्यादा, और इन दोनों में कंपेयर करें तो एक और भी CH3 हटा दिया, 2 H लगा दिया इसके ऊपर और एक ही CH3 रह गया। और यहां से यहां पर कंपेयर करें तो तुम इसको ऐसा पढ़ सकते थे H H और तीसरा भी H। ठीक है, 3 H पढ़ सकते थे और यहाँ पर H H और तीसरा CH3, तो CH3 का डोनेशन ज्यादा है तो इसलिए वो आगे। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोप्स में बात की जाए तो आइसोटोप्स में सीधा सीधा ध्यान रखना, जो हेवियर आइसोटोप रहता है उसका प्लस है ज्यादा रहता है। रीजन क्या रहता है, इसका लॉजिक क्या रहता है, तो लॉजिक जो रहता है वो रहता है इसकी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। कार्बन ट्रीटियम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हेवियर आइसोटोप रहता है कार्बन ट्रीटियम उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है शॉर्टर, कार्बन हाइड्रोजन जो रहता है उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है लॉन्गर। जो हेवियर आइसोटोप रहता है जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड जो है बीच में उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कम एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है और कम एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है तो इस वजह से बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो डोनेशन ज्यादा कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्ड जो है वो लॉन्गर रहता है, लाइटर आइसोटोप का बॉन्ड लॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में फिर से 2 ही है तो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स और इस वजह से बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है तो इस वजह से डोनेशन भी कम रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो बॉन्ड लेंथ से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से निकल करके आता है आंसर, पर हम तो डायरेक्ट भी ध्यान रखें तो भी काम चल जाएगा कि हेवियर आइसोटोप जो रहता है उसका डोनेशन ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इस चीज को देखते हुए अगले वाले क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने हैं जिनमें हमें प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना है गिवन ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखें। ऊपर हमने थ्योरी जो कर रखी है उसके हिसाब से अपन इन सबको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला वाला है O18 माइनस और O16 माइनस, इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे ये पूछ रहे हो तुम। भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव वाले नाइट्रोजन उनको ज्यादा खींच करके रखेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, ज्यादा खींच के रखेगा और खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो आगे डोनेशन कम करेगा। हम यहाँ पर डोनेट करवाना चाहते हैं प्लस आई के अंदर। ठीक है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वीकली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स और आगे ज्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा।
हाँ हाँ हाँ, तो वो डाउन द ग्रुप थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो अक्रॉस द पीरियड में तो साइज लगभग सेम ही रहता है। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट में लगभग साइज सिमिलर रहता है। नहीं नहीं, तो साइज मेजर फैक्टर नहीं होता, वही मैंने कहा ना, सिमिलर साइज रहता है, साइज यहाँ पर मेजर फैक्टर नहीं होता, साइज मेजर फैक्टर होता है। हम आज ही उस बारे में भी बात करेंगे जो तुम पूछना चाह रहे हो ना, थोड़ी देर में देखना उस चीज के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, पहले वाले में बात करें तो दोनों में से डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। हेवियर जो आइसोटोप रहता है इसका डोनेशन ज्यादा रहता है। पर पिछली क्लास में तो हमने ऑक्सीजन जो ग्रुप है, ऑक्सीजन वाले हमने माइनस आई के अंदर भी देखे थे, पिछली क्लास वाले क्वेश्चन देखो। पर फर्क क्या है कि पिछली क्लास में न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, ठीक है, वो वाले देखे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाला एनायंस। एनायंस जो रहेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे, भले ही कितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों ना हो, और वो डोनेशन ही करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंस है अपने पास। यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच एनायंस। नेक्स्ट सेकेंड वाले में बात करें तो ऊपर से हम समझ रहे हैं कि हेवियर जो आइसोटोप है उसमें प्लस आई ज्यादा रहेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साइड में रीजन लिख लें। heavier isotope has greater plus I because heavier isotope has greater plus I because its bond length is shorter, and thus it has higher electron density. ठीक है, तो जो हेवियर आइसोटोप रहेगा उसका जो बॉन्ड रहेगा, ये जो बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड शॉर्टर रहेगा, और बॉन्ड शॉर्टर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो इस वजह से डोनेशन ज्यादा कर पाएगा आगे। थर्ड वाले में हम देख रहे हैं चेन की लेंथ कम हो रही है, तो वैसे वैसे प्लस आई कम होगा कि बढ़ेगा? प्लस आई कम होता जाएगा। जैसे कि हम इन दोनों एग्जांपल्स में भी देख सकते थे, ठीक है, कि जैसे अपने पास कार्बन की चेन लॉन्गर थी, शॉर्टर थी, तो लॉन्गर चेन का प्लस आई ज्यादा था, तो यहाँ पर भी डिक्रीज होता हुआ लगेगा। ठीक है, या उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये जो कार्बन है इस पे 2H मान लो, तीसरा CH3 है, यहाँ पर क्या है 2H और तीसरा वाला H है, तो CH3 और H में CH3 का डोनेशन ज्यादा। इस वाले में क्या करो, इतना पार्ट कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2H और एक CH3, और यहाँ पर क्या है 2H और तीसरा भी H, तो H और CH3 में CH3 का डोनेशन। ठीक है, उस तरीके से भी अपन इसको पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने पास प्लस आई माइनस आई की। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन कहां पर आता है। तो मेन जो यूज आता है इंडक्टिव इफेक्ट का, सबसे मेजर यूज जो रहता है वो रहता है इन डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन से रहते हैं? तो पिछली क्लास में जैसे कि हमने देखा कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इन तीनों की स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करने में इंडक्टिव इफेक्ट का मेजर यूज रहता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की। तो कैटायन जैसा कि हम समझ रहे हैं कि कार्बोकैटायन का हमने एक एग्जांपल देख रखा है, और यहां पर जनरल कैटायंस की भी बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज रहते हैं। और कार्बोकैटायन के अंदर अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं?
कार्बोकेटायन के वैलेंस शेल में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, CH3+, 3 तो बॉन्ड्स रहते हैं और एक p ऑर्बिटल रहता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है कि डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब कैटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो सामने से कोई अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑक्टेट कंप्लीशन है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है। और इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए जैसे कि +I ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अपन क्रिएट कर दे, ऑक्टेट कंप्लीशन जो उससे और भी अगर उसको दूर ले जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, डिस्टेबलाइज होगा। जैसे कि तुम समझो, सीधी सीधी सी बात है, किसी गरीब के पेट पे, भूखे के पेट पर तुम लात मार दो। मैं नहीं कह रहा कि मारो, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, किसी गरीब के पेट पे लात मारोगे तो क्या होगा? दर्द ही होगा, दर्द ही होगा। भूखे के पेट पे लात मारोगे तो वैसे ही पहले से ही कार्बोकैटायन के क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ऊपर से अपन उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी खींच ले तो उसके ऊपर चार्ज भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, चार्ज भी और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ जाएगा और वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और इस वजह से -I से इनवर्सली रिलेटेड है। इसको दो और मेजरली तो अपना यहां से ही काम हो जाएगा, पर दो और कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है इन जनरल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके देखिए स्टेबिलिटी को, तो तुम मुझे बताओ एनर्जी जब बढ़ती है, एनर्जी जब ज्यादा रहती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो एनर्जी से तो इनवर्स रिलेशन रहता है। और वहीं पर चार्ज की बात करें तो तुम मुझे बताओ इन जनरल न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है कि चार्ज स्पीसीज? न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो अगर चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो उसकी डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, डिस्टेबलाइज होगा वो। और इस वजह से दूसरी चीज हम लिख रहे हैं कि इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जैसे कि हमने कार्बोकैटायन पर भी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, पहले से ही पॉजिटिव था, और भी कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया तो उस पर पॉजिटिव और भी बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक और देखने का तरीका है, पर मेन जो यूज आएगा वो तो +I और -I जो है इसका ही आएगा। नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल को हमने देखा था, कार्बन फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन रिच था कि डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और ऊपर जो हमने कार्बोकैटायन देखा वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो इस वजह से दोनों का नेचर सिमिलर रहता है और दोनों के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट आता है वो भी सिमिलर ही रहता है। तो यहां पर भी सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता है कि +I से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड चीज हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में सबसे पहली चीज तो ये है कि हम वैसे भी लॉजिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैटायन के लिए जो भी चीज मिली है उसका रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, उसका रिवर्स होना चाहिए ऊपर का। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि -I से डायरेक्टली और +I से इनवर्स रिलेशन रहता है, ठीक है। इस चीज को अपन समझ करके देखते हैं। भाई देखो, मान लो अपन कभी किसी के घर पे पार्टी पे गए हो, जैसा अभी मैं भी शादी में जा ही रहा हूँ, अपन का पेट फुल भरा हुआ है, अपन का पेट फुल भरा हुआ है, और जो भी मौसी जी चाची जी जिनके भी घर पे गए हो, ठीक है, वो तुमसे पूछे बिना, तुमने कहा कि अरे यार अपन का तो पेट फुल हो गया, अब तो बस जाकर के सोएंगे, उतने में ला करके 2 चपाती और रख दे पूछे बिना, तो अपने क्या होगा? अपना दिमाग खराब हो जाएगा कि अब ये कैसे खत्म करे। तो उसी तरीके की चीज है, कार्ब एनायन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार नहीं जेब में नहीं डाला बेटा, ये सब थोड़ी ऐसा शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें बताऊं, एक मैं कहानी बताता हूँ बचपन की। हमारे क्या था कि एक बार वो, मैं जब छोटा था तो साउथ इंडिया में पापा की पोस्टिंग थी, बेंगलोर में थे हम, तो वहां पर एक वो साउथ इंडियन आंटी थी, उन्होंने हमें घर पे डिनर पे बुलाया।
अब साउथ इंडिया में थोड़ी सी हिंदी ऊपर, हिंदी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, इंग्लिश में जनरली बात करने की आदत रहती है वो। तो हम उनके घर पे खाना वाना खा रहे थे, ठीक है, आराम से मस्ती से खाना खा रहे थे। अब इतने में वो आंटी बोलती है, आंटी कहना चाहती थी कि और थोड़ा खाना ले लो, शर्म करने की बात नहीं है, ठीक है, अपना ही घर है। और उन्होंने, आंटी ने कहा, खाओ खाओ खूब खाओ, शर्म तो है नहीं। इंटेंशन गलत नहीं था, वो ये नहीं कहना चाहती थी, पर वो वर्ड निकल गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहले से ही एनआयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनेट होगी, प्लस का इफेक्ट लगेगा तो चार्ज और बढ़ेगा। ऊपर भी हमने देखा चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और यहां पर भी हम समझ रहे हैं कि प्लस आई से, डोनेशन से पहले ही कार्बन जो है वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके संभाल सके, और उसके ऊपर और ज्यादा चार्ज अगर हम बढ़ाने देंगे तो वो और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो प्लस आई से तो ये है, और माइनस आई का क्या है कि भाई देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव इतना स्टेबल नहीं है, तो अगर कोई सामने से ग्रुप आए तो उससे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा खींच करके उसके ऊपर का चार्ज थोड़ा सा कम कर दे। ये चीज नहीं होगी भाई के अपने पास जब वो खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर का चार्ज थोड़ा सा कम होगा, कार्बन वैसे अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। भाई जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि दर्द जो है वो बांटने से कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है बेटा, तुमने गलत सुन लिया। दर्द जो है वो बांटने से कम हो जाता है, कार्बन के लिए वो दर्द की बात है, सिर दर्द की बात है कि वो हैंडल नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज, तो सामने से कोई ग्रुप आके इलेक्ट्रॉन्स अगर खींच लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस आई से डायरेक्टली और प्लस आई से इनवर्सली रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि हम सिर्फ कार्ब एनायन नहीं, नेक्स्ट इन जनरल भी एनायंस के हम कुछ केस देखेंगे, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तुम मुझे बताओ अगर कोई एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो कम स्टेबल रहेगा। तो इस वजह से हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और ये मेजर फैक्टर रहता है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। और एक दूसरा फैक्टर भी हमें देखने को मिलता है, वो रहता है साइज का, और एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज रहता है, और ये फैक्टर हम लगाते हैं डाउन द ग्रुप में। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स को अपन समझते हैं। भाई अक्रॉस द पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जो कि तुम्हारा भी डाउट था वो उससे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब सेम पीरियड में जाते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ती है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा, लॉजिकल सी बात। पर लेफ्ट से राइट में जाने पे साइज जो रहता है, हम ये नहीं कह रहे कि सेम है, पर हम कह रहे हैं कि सिमिलर जरूर है। ठीक है, सिमिलर मैग्नीट्यूड का है, साइज में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, तो इस वजह से साइज मेजर फैक्टर नहीं रहता। वहीं पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, ऊपर से नीचे, जैसे एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, इनमें अगर हम कंपेयर करें तो एक तो फैक्टर हो जाता है ई एन। ठीक है, डाउन द ग्रुप में हमें पता है कि ई एन कम होती है, तो एफ माइनस जो है, एफ जो है उसकी ई एन सबसे ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एफ माइनस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। पर एफ माइनस जो उसका साइज भी छोटा रहता है। ठीक है, एफ माइनस का साइज मान लो अगर ये है, तो आई माइनस का साइज ये है। ठीक है, आई माइनस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो वो सेम ही -1 चार्ज ही है, पर अब वो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, और इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने पास दो अपोजिंग फैक्टर आते हैं डाउन द ग्रुप जाने में, एक तो है ईएन कम हो रही है, ईएन के हिसाब से एफ माइनस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, और चार्ज के हिसाब से आई माइनस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो दोनों ही ऑपोजिट आंसर्स दे रहे हैं फैक्टर्स, तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप में साइज फैक्टर ही डोमिनेट करता है। ठीक है, तो आंसर इसके हिसाब से आता है। तो ये नहीं कह रहे कि ईएन फैक्टर नहीं रहा होगा, ईएन में भी वेरिएशन आ रहा है, पर डोमिनेट जो कर रहा है वो है साइज, और ये एक्सपेरिमेंटल चीज है तो जो है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करके देखते हैं।
आगे ये वाले क्वेश्चंस लिखें, ठीक है। यहाँ पर भी ज्यादातर माइनस आई और प्लस आई वाला इंडक्टिव वाला जो पार्ट है इससे करने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है गिवन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये वाले क्वेश्चंस नोट करो नेक्स्ट। यहां तक क्वेश्चंस नोट कर लो। हाँ हाँ, प्रोपाइल एथिल और मेथिल में उसके साथ में लिख लो, ठीक है। लास्ट वाला जो था कि जितनी लॉन्गर कार्बन की चेन रहती है तो प्लस आई उतना ज्यादा रहता है, ठीक है। पिछला जो हमने प्लस आई कंपेयर करने का जो क्वेश्चन लिखा था उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है उसके साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। जितनी लॉन्गर कार्बन की चेन रहेगी प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा रहेगा। उसमें हमने कंपेयर भी करके बताया ना बेटा कि CH3 और एथिल को कैसे कंपेयर करोगे, तो सेम सेम वाला पार्ट हट को अलग कर दो और फिर एक H और एक मेथिल दिख जाएगा, उस पे एक मेथिल एक्स्ट्रा लगा हुआ दिख जाएगा एथिल वाले के अंदर CH3, तो इस वजह से उसका प्लस है ज्यादा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से नोट कर लो।
ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझते हैं कैसे। सबसे पहली चीज देखने की ये है कि है कौन सा वाला आयन, तो कैटायन है। फर्स्ट वाला केस है, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सी प्लस जो है वो प्लस आई से डायरेक्ट और माइनस से इनवर्सली रिलेटेड रहता है। हम देख रहे हैं कि पहले वाले में तीनों तरफ CH3 लगे हैं, दूसरे वाले में दो तरफ CH3 एक तरफ H। ठीक है, हमें पता है कि एक तो ये बोल सकते हो कि H का प्लस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, और दूसरी चीज तुम ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि हमने प्लस आई के ऑर्डर में देखा था कि H और CH3 में CH3 का प्लस आई ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर प्लस आई ज्यादा लग रहा है। प्लस आई ज्यादा लगेगा तो कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। दूसरे वाले में दो CH3 का प्लस आई लग रहा है, थर्ड में एक का ही लग रहा है, और फोर्थ वाले में तीनों H ही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आएगा अपने पास इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा हम एक जनरल चीज भी बोल सकते हैं कैटायंस के लिए कि जनरली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसको 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, ठीक है 1 डिग्री ही बोलेंगे। तो सुपर, नहीं सही बोल रहा वो, सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं इसको। सुपर प्राइमरी कार्बन बोलता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है कि अगर तीनों ही हाइड्रोजन रहता है तो 0 डिग्री नहीं बोलते, सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिग्री जितनी ज्यादा रहती है तो कैटायन की स्टेबिलिटी जनरली, ऑलवेज नहीं, आगे हम और भी फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो जनरली कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। सेकेंड वाले केस में बात करें तो अपने पास एनायन है, एनायन में यहाँ पर अब प्लस आई सबसे ज्यादा लग रहा है, और एनायन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिवर्स चीज रहती है, माइनस से डायरेक्टली और प्लस से इनवर्सली रहता है। ठीक है, तो डोनेशन से डिस्टेबलाइज होता है। तीन तीन मेथिल डोनेट कर रहे हैं तो ये सबसे डिस्टेबलाइज हो रहा है। दूसरे में दो मेथिल और एक H भी कर रहा है, ठीक है, पर H का डोनेशन तो कम है, तो डोनेशन यहाँ ओवरऑल कम हो रहा है, तो कम डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये और कम डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। पहला वाला सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है इंडक्टिव की वजह से। और एनायंस में जनरल बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है। 1 डिग्री, जैसे जैसे डिग्री कम होती जाती है एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगले वाले में हम देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल आ गया, तो फ्री रेडिकल का नेचर तो कैटायन से सिमिलर ही है। पहले वाले में अपने पास है 3 डिग्री, दूसरे में 2 डिग्री, लास्ट में 1 डिग्री। ठीक है, एक ही मेथिल डोनेट कर रहा है, तो डोनेशन जितना ज्यादा तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो सी डॉट के लिए भी तुम ये 3 डिग्री 2 डिग्री वाली चीज लिख सकते हो कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। फोर्थ वाले में हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो हैवियर आइसोटोप रहेगा ट्रीटियम, उसका डोनेशन ज्यादा रहेगा, तो प्लस आई अगर ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। फिफ्थ वाले में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया ही सही कि डाउन द ग्रुप, अब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, और इस वजह से I माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और F माइनस की सबसे कम। सिक्स्थ वाले में हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ इन द सेम पीरियड, तो यहाँ पर साइज मेजर फैक्टर नहीं रहता, साइज सिमिलर मैग्नीट्यूड का रहता है, EN मेजर फैक्टर रहता है। और EN के हिसाब से जैसे कि हमने वहां लिख भी रखा है EN वाला फैक्टर अक्रॉस द पीरियड, F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करके देखें, फिर यहाँ और क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इनको भी अटेम्प्ट करो। ये वाले क्वेश्चंस भी नोट करें।
क्वेश्चंस पहले सारे नोट कर लो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना। बेटा आराम से पीछे, क्या हो गया? क्वेश्चंस नोट कर लें पहले सारे। कौन से? नहीं, NO2 लगा है बस। ये CNS साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड है। बेटा वहां डिस्कस करके मत करो क्वेश्चन। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन जो है, इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंस हमें आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, और उससे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। पहले के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये कार्बन है sp, दूसरे वाले में है sp2 और तीसरे वाले में sp3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमें पता है कि sp2 और sp3 में sp की सबसे ज्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और sp3 की सबसे कम रहती है। और ये जो ऑर्डर रहता है ये परसेंटेज s कैरेक्टर के हिसाब से रहता है, जो कि sp के अंदर रहता है 50, यहाँ पर रहता है 33, यहाँ पर रहता है 25। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि सबसे कम स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर तो आ गया अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर। 8th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब एनायन नहीं, यहाँ पर अब आ गया अपने पास कैटायन, तो हमारे पास रिवर्स चीज होगी। पिछले में जो हुआ उससे रिवर्स चीज होगी, ऑपोजिट चीज होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला?
राइट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे अनस्टेबल रहेगा, सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो ये तो सबसे पीछे आ गया, उससे आगे ये। अब इन दोनों में जो कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने देखा, डिग्री के हिसाब से तुम बोल सकते हो, या CH3 के प्लस आई के हिसाब से बोल सकते हो। ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री, या यहाँ पर बोले 2 CH3 का प्लस है, यहाँ पर एक तरफ से CH3 का प्लस है, तो पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक सेकंड, क्या हो गया लास्ट वाले में, लास्ट वाले में, हाँ लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर जैसे कि बात की ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो रहता है उसमें परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो EN ज्यादा, तो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम हो जाती। 9th वाले में सबसे पहले फ्री रेडिकल का जो फैक्टर रहता है, प्लस आई से डायरेक्टली कि माइनस आई से डायरेक्टली, प्लस आई से डायरेक्टली, माइनस आई से इनवर्सली रिलेटेड रहता है। तीनों में अपने पास ग्रुप्स हैं, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, हर एक में यहाँ पर ये, यहाँ मेथिल मेथिल और NO2, माइनस आई ग्रुप है क्या कोई, NO2 माइनस आई है, और मेथिल मेथिल प्लस आई है, और प्लस आई में दोनों में डिफरेंस क्या है कि किसमें ज्यादा रहेगा, प्लस आई पास से ज्यादा रहेगा कि दूर से, पास से ज्यादा रहेगा, ठीक है। प्लस आई जो डिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड रहता है, पास से प्लस आई ज्यादा रहेगा, तो प्लस आई मोर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट चीज हम अटेम्प्ट करके देखें, तो हम देख रहे हैं कि प्लस आई बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो गया, और थर्ड तो सबसे अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसमें आ रहा है माइनस आई। अगले क्वेश्चन में पहली चीज देखने की ये है कि सारे ही है एनायंस। एनायंस में ऊपर से यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, NO2 साइनाइड BrOH, क्या सारे के सारे ही माइनस आई ग्रुप है कि कोई प्लस आई ग्रुप भी है, सारे ही माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इतना हमें क्लियर है। नेक्स्ट चीज, माइनस आई का जो हमने एक लंबा सा ऑर्डर देखा था उसके हिसाब से यहाँ पर करना पड़ेगा। तुम बताओ सबसे ज्यादा 1 नंबर पे कौन सा आएगा, माइनस आई सबसे ज्यादा NO2 का है, फिर साइनाइड, फिर Br, और OH सबसे पीछे है, और माइनस आए ज्यादा तो एनआईएन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फिर अपने लिए वो जो ऑर्डर देखा था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर तो मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट की हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को यूज करें, एडिटिव इफेक्ट बोला था, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट एड अप हो जाता है, पहले में एक Cl का माइनस आई लग रहा है, दूसरे में 2 Cl के, तीसरे में 3 के, तो 3 के माइनस आई एड अप हो जाएंगे, सबसे ज्यादा माइनस आई यहाँ पर है, पर उसका एनायन पे इफेक्ट भी देखना है, तो एनायन पे हमें पता है कि माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। कभी भी याद नहीं आया तो जैसे हम यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, ये साइड में लिख लिया करो, फिर अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसके साथ में लिखना है तो साइड में लिख सकते हो, आई इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। 12th वाले में मेन फैक्टर कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस के साथ जैसे कि हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई पहले में लग रहा है कि लास्ट में, माइनस आई सबसे ज्यादा पहले में लग रहा है। अब उसका सामने पे इफेक्ट भी दिखना है, तो सामने क्या है अपने पास, एनायन ही है, तो एनायन पे माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए अपने पास यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए। अब देखो, नीट के हिसाब से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं 12 पर। आगे के जो है ये सारे हम एक्स्ट्रा थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा थ्योरी देख रहे हैं, यहाँ पर सब एक्सपेरिमेंटल और अब डेटाबेस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं इनको कैसे देखेंगे, ठीक है। बाकी ये मेन हमें 12 तक ही देखना है, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो अपन ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले 13 में अपने पास दिक्कत कहां पर आ रही है कि वैसे इंडिविजुअली NO2 और Cl को देखा जाए तो माइनस आई ज्यादा NO2 का रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अब यहाँ पर क्या है, एक Cl नहीं है, 2 Cl है, ठीक है, दो वीक माइनस आई है वर्सेस 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एडअप भी हो जाता है, इन दोनों का माइनस आई जुड़ेगा, तो सवाल ये है कि माइनस आई फाइनली ज्यादा इसका रहेगा कि इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए एक रूल रहता है, डेटाबेस इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल चीजों के साथ डील करने के लिए रहता है DNP रूल, ठीक है। DNP में D का मतलब तो क्या रहता है, डिस्टेंस, N का मतलब होता है नंबर, और P का मतलब होता है पावर,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डोमिनेट करता है वो है डिस्टेंस, फिर उसके बाद नंबर और पावर सबसे एंड में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजिंग केस लग रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज लागू होगी, इसके हिसाब से निकालते हैं। तो NO2 जो है इसके पास एडवांटेज है पावर का, ठीक है, इसकी पावर ज्यादा है, और Cl जो है इसके पास एडवांटेज है नंबर का। तुम बताओ प्रायोरिटी किसको देंगे? नंबर को प्रायोरिटी देंगे, जिसका मतलब यह है कि माइनस है ओवरऑल यहाँ पर ज्यादा है, और माइनस है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है। तो अब फिर तुम्हें आगे इफेक्ट देखना पड़ेगा, आगे एनायन ही है, तो एनायन पे माइनस है ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा के कम? स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, एनायन पे माइनस है ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और इस वजह से दोनों में से सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल यहां पर रहता है। अब 14 वाले में हमने क्या कर रखा है, देखो NO2 और F में ग्रुप्स में इंडिविजुअली देखें तो NO2 ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, पर NO2 ज्यादा डिस्टेंस पे लगा और फ्लोरीन कम डिस्टेंस पे लगा है। तो पावर का एडवांटेज किसके पास है? NO2 के पास, और डिस्टेंस का एडवांटेज किसके पास है? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन पास से लगा रहा है ना, तो पास से ज्यादा माइनस आई लगेगा, और डिस्टेंस और पावर में क्या डोमिनेट करता है? तो डिस्टेंस डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से बॉटल ही नहीं लाया, ठीक है। तो इन दोनों में से हम समझ रहे हैं कि डिस्टेंस वाली चीज डोमिनेट करेगी, तो माइनस है ज्यादा इसमें लग रहा है, ठीक है। अभी तक ये क्लियर किया है, और फिर आगे वाले पे इफेक्ट भी देखना है। आगे फिर से एनायन ही है, एनायन पे माइनस है ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। अगला क्वेश्चन भी डेटा बेस्ड है, ठीक है, देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ DNP रूल नहीं लगेगा, यहाँ अलग चीज है। यहां पर अगर हम देखें तो पहले वाले में sp कार्बन के ऊपर है एनायन, दूसरे में है sp3 कार्बन के ऊपर, और तीसरे वाले में भी है sp3 कार्बन के ऊपर, ठीक है। पहले तो फैक्टर्स अपने पास ये वाले हो गए। दूसरे फैक्टर्स यहाँ पर हैं कि NO2 जो लग रहा है इसका लगेगा माइनस है, और Br का भी माइनस है, और हमें पता है कि इन दोनों में से माइनस है NO2 का ज्यादा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। माइनस है मोल लिख दिया यहाँ पर। अब अगर सेकंड और थर्ड में तो कंपैरिजन इजी है, सेकंड वाला आगे, ठीक है, माइनस है ज्यादा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। कंपैरिजन जो है डेटाबेस चीज जो है वो है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपटीशन एक्चुअल में किसके बीच में है? एक तो कंपटीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर sp कार्बन पे या sp3 पे, तो हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एडवांटेज इसके पास है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हम देख लें तो मोस्टली हमारे पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों पर ही होते थे जब भी इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह लगाते थे, ठीक है, तो सेम ही एटम के ऊपर होते थे। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एडवांटेज इसके पास है। और दूसरी चीज अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एडवांटेज है सेकेंड वाले के पास। तो सवाल यह है कि EN और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में किसको प्रायोरिटी देते हैं? तो लिखो EN is given priority over electronegativity is given priority over electronic effect is given priority over electronic effects। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं? अभी तो इंडक्टिव देख रहे हैं, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले अगर डिफरेंट है तो EN के हिसाब से हम करेंगे, और जिसके हिसाब से हम समझ रहे हैं फाइनली कि पहले दूसरे में ज्यादा स्टेबल कौन सा? पहला, EN का एडवांटेज इसके पास, ठीक है। तो ये कभी कोई एक्सपेरिमेंटल टाइप के ऐसे डेटाबेस चीज अगर कहीं देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस किए। इसके साथ अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन हेडिंग डाले रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ये कि रेजोनेंस की थ्योरी शुरू कहां से हुई, ठीक है, इस पूरे जो थ्योरी है ये क्यों दी गई। तो देखो, नहीं वो वाला रेजोनेंस वो तो कोटा में चालू होता, ये रेजोनेंस कहीं और चालू।
देखते हैं। तो देखो रेजोनेंस की जो पूरी थ्योरी है, ये रेजोनेंस का जो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है बेंजीन, ठीक है, उससे बात चालू होती है। बेंजीन को अगर देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है और बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है। अब बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स लगाने के 2 तरीके हो सकते थे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये दोनों ही बेंजीन के वैलिड लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, बेंजीन के वैलिड लुईस रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब इनमें से किसी एक को भी अगर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाए तो दिक्कत क्या आती है, और हमें क्या ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए था कि हम देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स है और 3 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तुम मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ लॉन्गर किसकी होती है? सिंगल की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर रहती है, डबल की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर रहती है। एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो सिंगल जो बॉन्ड रहता है उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है कार्बन कार्बन की 1.54, बेंजीन में नहीं, ठीक है, इन जनरल बात करें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या रहता है? 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 टू -10 मीटर। अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। और वहीं पर अगर बेंजीन में देखा जाए तो बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया तो ये चीज सरप्राइजिंगली पता चली कि सारी 6 की 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है ये सारी इक्वल थी, और सारे के सारे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन के अंदर सारी 6 बॉन्ड लेंथ रहती हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब इस ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग देखने की चीज ये है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उनके बीच में कहीं पर ये वाली वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। तो यहां से रेजोनेंस की थ्योरी चालू हुई, और रेजोनेंस की थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है? सबसे पहली चीज तो लगती किस कौन से मॉलिक्यूल्स पर है, तो बेंजीन और बेंजीन के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स, बेंजीन और बेंजीन के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल जिनके लिए एक से ज्यादा लुईस रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल हो, उन पर रेजोनेंस की थ्योरी लगती है। अब एक से ज्यादा या तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल हो उनके लिए बेंजीन, उनके लिए रेजोनेंस की थ्योरी लगती है। दूसरी चीज रेजोनेंस की थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी एक से ज्यादा लुईस रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल होते हैं तो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो रहता है, एक्चुअल जो मॉलिक्यूल रहता है वो ये सारे वेरियस पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस के मिक्सचर से बनता है, इन सब के मिक्सचर से बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज देखते हैं बेंजीन के अंदर कैसे एप्लीकेबल है। तो बेंजीन के ये जो वेरियस पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस बना रखे हैं इनको तो बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिनके बीच का रिलेशन ये डिपिक्ट करता है डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो इक्विलिब्रियम वाले एरो से डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम वाले एरो में 2 लाइन्स रहती हैं और हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे रहता है। डबल हेडेड एरो बताता है कि आरएस का रिलेशन है दोनों के बीच में। तो इन दोनों के मिक्सचर से अपने को कैसा मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अगर इन दोनों कार्बन को देखो तो इन दोनों के बीच में यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है और यहां पर पाई बॉन्ड है, तो अगर दोनों का मिक्सचर लेंगे तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए पार्शियल पाई बॉन्ड। उसी तरीके से इन दोनों कार्बन को भी लो, यहाँ पाई बॉन्ड है या नहीं है, तो यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड। तो पार्शियल पाई बॉन्ड को अपन या तो ऐसे सर्कल से या फिर इस तरीके से डॉटेड सर्कल से, डैश सर्कल से भी बता सकते हैं। और ये जो डैश है ये क्या बता रहा है कि हर एक सेट ऑफ कार्बन, कार्बन के जितने भी पेयर है उनके बीच में प्रेजेंट है पार्शियल पाई बॉन्ड्स, कंप्लीट पाई बॉन्ड्स नहीं है, पार्शियल पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और अब हम समझ रहे हैं कि इसी चीज को और ज्यादा फास्टर तरीके में सॉलिड सर्कल से बता देते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। और ये अब हम समझ रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल पाई बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ऑल द कार्बन एटम पेयर्स, ठीक है। अब क्या इस तरीके से होता है कि नेचर में एक सेकंड के लिए तो बेंजीन इस फॉर्म में रहे, फिर फ्लिप होकर के इस वाले फॉर्म में जाए, कि मतलब तीनों पाई बॉन्ड्स ऐसे घूम जाए और इस फॉर्म में जाए, फिर वापस से इससे इसमें आए, फिर से इसमें आए। क्या ये किसी तरीके का इक्विलिब्रियम है? ना तो ये इक्विलिब्रियम है और ना ही इस तरीके से इंटर कन्वर्जन दोनों के बीच में होता है, क्योंकि एक्चुअल में नेचर में तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये हाइपोथेटिकल रहते हैं, ये सिर्फ हम बनाते हैं पेपर के ऊपर, या एक्चुअल में नेचर में नहीं रहते। नेचर में तो जो ऑब्जर्व होता है दैट इज ओनली देयर एवरेज, इनके मिक्सचर का एवरेज जो कि होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। नेचर में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है और ये ही सिर्फ रियल है, और ये सारे जो है ये इमेजिनरी, ठीक है। तो
एक और स्टेटमेंट बोला जाता है कि रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना, और ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना। क्यों हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ी इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो बस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तो अगर रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना है तो इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि हमें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे मिलता है, इन सबके मिक्सचर से, इन सबके कंट्रीब्यूशन से। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में रेजोनेंस की थ्योरी हेल्प करती है। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, इस वजह से रेजोनेंस की थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। अब बेंजीन के अंदर तो क्या है कि दोनों के ही स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, और इसमें दोनों ही बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइब्रिड के अंदर। पर हम आगे चल के देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी जिनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रहेंगे, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट दिखेंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट रहेगी। और स्टेबिलिटी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कैसे नापनी रहती है, वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो कि हम आगे देखेंगे। पर बेसिकली अगर स्टेबिलिटी डिफरेंट रहती है तो जो ज्यादा स्टेबल आरएस होता है वो तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हाइब्रिड में, और जो कम स्टेबल आरएस होता है वो कम कंट्रीब्यूट करता है हाइब्रिड में, ठीक है। तो यहां तक बना लो, फिर एक एक करके सारे पॉइंट जो है उनको हम नोट डाउन करते हैं। ट्वेल्थ वाले में डिस्टेंस के हिसाब से देख रहे बेटा, यहाँ फ्लोरीन सबसे पास से माइनस आई लगा रहा है तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, या दूर से माइनस आई लगा रहा है तो माइनस आई कम लगाएगा, ठीक है। तो माइनस आई ज्यादा लगेगा तो एनआईन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। वो हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं ना ऊपर, ठीक है। तुम मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर रेजोनेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या रेजोनेंस बढ़ेगा कि कम होगा? रेजोनेंस, आंसर है रेजोनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या बोला, रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाओगे तो ना तो रेजोनेंस पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही वेरियस जो आरएस रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना। ठीक है, यहां तक लिख करके नेक्स्ट हम रेजोनेंस की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस के लिए लिखो डेफिनेशन। रेजोनेंस इज डिफाइंड एज the delocalization of pi bond electrons और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या रहता है? डीलोकलाइजेशन का मतलब सिंपली यह है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता और पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रहती इन दोनों कार्बन के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं लोकलाइज, उसकी पोजीशन रहती है फिक्स, ठीक है, उसकी लोकेशन फिक्स रहती। डीलोकलाइज का मतलब क्या है कि अभी पाई बॉन्ड यहाँ पर है, अगले आरएस में घूम करके यहाँ चला गया, फिर अगले में वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, या तो ऐसे बोल सकते हो, या दूसरी चीज तुम ये बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो से ज्यादा कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं। इस तरीके से भी बोल सकते हो, दो कार्बन के बीच में लोकलाइज्ड होते हैं, दो में ही शेयर हो रहे थे तो लोकलाइज बोलते हैं। दो से ज्यादा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है तो इस वजह से उस हिसाब से भी डीलोकलाइज बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेजोनेंस इज hypothetical phenomena hypothetical phenomena, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
वो चीज यहाँ पर भी इंडिकेट कर दो। ये जो डायग्राम है इसमें ये जो हमने हमने क्या बोला कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इनके नाम क्या क्या रहते हैं, रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। और ये जो इनके मिक्सचर से बनता है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के शुरू में ये इंडिकेट करने के लिए ये ट्रिपल इक्वल वाला साइन जो है, ठीक है, ये वाला लगाया जाता है, ट्रिपल इक्वल वाला साइन, जो कि इंडिकेट करता है कि ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है उनके मिक्सचर से उनका एवरेज ये हमने बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे अपन, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड is real and resonance structures are imaginary। ठीक है, हमने क्या बोला कि नेचर में ऐसा नहीं होता कि ये फ्लिप होता हुआ दिखे कि एक मोमेंट के लिए इसमें एक मोमेंट के लिए इसमें, ये तो दिखते ही नहीं है एक्चुअल में। नेचर में जो दिखता है दैट इज ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट पॉइंट, अब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखो RH रेजोनेंस हाइब्रिड। RH इज फाउंड, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, RH रेजोनेंस हाइब्रिड इज फाउंड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ various RS resonance structures, by contribution of various resonance structures in direct proportion to their stability। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या बोला कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो वेरियस आरएस के कंट्रीब्यूशन से बनता है, और कंट्रीब्यूशन किस प्रोपोर्शन में रहता है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर on resonance or stability of RS। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस बोल दो या स्टेबिलिटी ऑफ आरएस बोल दो, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टेम्परेचर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, while drawing RS resonance structures, only the movement of while drawing various resonance structures RS, only the movement of electrons is allowed, and not the movement of atoms। भाई आगे चल के हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स दे देंगे और पूछेंगे कि आपस में आरएस है कि नहीं है। तो नेक्स्ट हम आरएस बनाने के लिए या रेजोनेंस करवाने के लिए सेट ऑफ रूल्स देख रहे हैं। पहला रूल यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो अलाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो अलाउड है,
पर एटम्स का अलाउड नहीं है। जैसे कि यहां से वहां पर देखें तो अपन को लग रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें। पर यहाँ पर है CH3, यहाँ पर रहेगा CH2, तो एक H कहां पर गया, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर। और इसका मतलब ये है कि क्या ये दोनों आपस में RS है? ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। एटम्स का मूवमेंट जो है वो अलाउड नहीं रहता है। एक्चुअल में रिलेशन क्या इन दोनों के बीच में, तो टॉटोमर्स है ये, वो अलग चीज है, वो हम आगे चल के देखेंगे। पर मेन चीज ये है कि आपस में RS नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग रेजोनेंस, the total number of paired and unpaired electrons must remain same. जैसे कि अगले एग्जांपल में देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनको आपस में इंटरकन्वर्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से कर सकते हैं। कैसे? तो पाई बॉन्ड जो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेजा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे भेज दिया, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट हो रखा है, किसी भी एटम का मूवमेंट नहीं हुआ। पर ये दोनों आपस में RS नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट क्या लिखवाया कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम अमाउंट में रहने चाहिए, सेम नंबर में रहने चाहिए। यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली हमने क्या करा है इस प्रोसेस के दौरान, रेजोनेंस करवाते ही क्यों है, जैसे कि हम आगे चलते हुए देखेंगे कि रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करवाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा कि जबरदस्ती बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको जबरदस्ती तोड़ करके अलग कर दिया। और अगर हम अलग कर भी देंगे तो हम समझ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो इस वजह से अगर थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली मानते भी सही कि ये RS रहता, ठीक है, वैसे तो नहीं है, रूल के हिसाब से नहीं है, पर अगर थ्योरेटिकली मान भी लेते तो ये इतना अनस्टेबल रहता है कि इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन रहता है। और ये चीज इस वजह से अलाउड नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल चीज है। ठीक है, तो पहले के नीचे लिख ले 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के नीचे लिख लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसके बाद, ड्यूरिंग रेजोनेंस the total charge must remain same उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो since resonance is intramolecular process। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, पहले वाले के अंदर हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो है -1, दूसरे वाले में टोटल चार्ज है -3, जिसका मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एक्सटर्नली ऐड कर रखे हैं, जो कि अलाउड नहीं है रेजोनेंस में, क्योंकि रेजोनेंस जो वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहता है। और क्योंकि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, अंदर ही होगा मॉलिक्यूल के, तो एक्सटर्नली हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये भी आपस में RS नहीं है। एग्जाम्पल नोट कर लो।
ठीक है, इनको लिख लो क्रॉस करके, आपस में आरएस नहीं है। ठीक है, यहाँ बीच में क्रॉस करना ना भूलें। ठीक है, क्रॉस इंडिकेट्स दे आर नॉट आरएस। अगली चीज तुम मुझे बताओ, हमने इंडक्टिव में पढ़ा था कि इंडक्टिव सिर्फ कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट करता है? सिग्मा। रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने लिखा सिर्फ पाए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऑपरेट करता है। तो रेजोनेंस जब हम करवाएंगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, during RS, during resonance, there is no effect on during resonance, there is no effect on sigma bonds. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, तो यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक तरीके से जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो इनको इन दोनों कार्बन के बीच से शिफ्ट करके हमने कर दिया CH2 और ये CH2+। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में और इन दोनों कार्बन के बीच में बना दिया एक नया सिग्मा बॉन्ड, जो कि हमने दिखा रखा है यहां पर। और जब पाए इलेक्ट्रॉन यहां वाले कार्बन से हटा है तो इस कार्बन पे कर दिया पॉजिटिव। पर मेन चीज यहां पर देखने की ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कोई भी नए बन भी नहीं सकते, टूट भी नहीं सकते। रेजोनेंस के दौरान नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड्स पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो कि यहां पर पड़ रहा है। और इस वजह से ये भी आपस में आरएस नहीं है। ठीक है, ये चीज अलाउड नहीं है। या हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर तो थे सिर्फ 2 सिग्मा और 1 पाई, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आ गए 3 सिग्मा, जो कि रेजोनेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, all the atoms participating in resonance, all the atoms participating in resonance must lie in same plane, must lie in same plane, and their p orbitals must be parallel. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये थोड़ी देर में अपन आएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना करके देखेंगे, तब इसको और डिटेल में अपन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट चीज हम क्या बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाते हैं। तो अगली चीज हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो तुम मुझे बताओ लॉजिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ? इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, थोड़ी देर में जब हम आरएस बनाएंगे, ठीक है, और अगली क्लास में भी जो देखेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि देखो रिलेटिवली सबसे इलेक्ट्रॉन रिच जो रहता है वो तो रहता है नेगेटिव, माइनस है उसके ऊपर, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। पर साथ ही साथ में लोन पेयर जो रहता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन रहता है पाई बॉन्ड की तरफ। ठीक है, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, नेगेटिव तो है ही सही, लोन पेयर भी ज्यादा रहता है। और पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन रहता है और भी ज्यादा डेफिशिएंट जो है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन ये रहता है। इसके अलावा कभी नेगेटिव या लोन पेयर से पॉजिटिव डायरेक्टली जुड़ा रहे तो भी सीधी सीधी सी बात है कि नेगेटिव या लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो
होता है। अगली चीज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करवाना है तो कंडीशन क्या रहती है, तो रेजोनेंस करवाने के लिए जो कंडीशन रहती है उसको एक वर्ड में बोल सकते हैं, और वो कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन। हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन जो रहता है वो एक पर्टिकुलर तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट रहता है, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट रहता है जिसके अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट किस किस तरीके से हो सकते हैं ताकि उसके अंदर रेजोनेंस हो। तो नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन जो है ये ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप का कॉन्जुगेशन रहता है ए डबल बॉन्ड बी। ए और बी एटम्स है, ए और बी के बीच में प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, फिर सिंगल सी, और जो सी रहे इसके ऊपर प्रेजेंट रहे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस चीज को अपन समझते हैं कि कैसे पढ़े। तो देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एक पोजीशन आगे, एक स्टेप आगे जो भी दूसरा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनके साथ रेजोनेंस करवाना है वो प्रेजेंट हो। जैसे कि पाई बॉन्ड इस वाले एटम पे है तो इससे एक स्टेप आगे प्रेजेंट हो। एक स्टेप आगे क्या प्रेजेंट हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड चाहिए या फिर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, या जिसको पढ़ने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि सबसे पहले अपने पास रहे पाए, ये हो गया पाए, फिर बीच में आ गया सिग्मा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो पाए सिग्मा और फिर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया। सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन रहता है जिसमें पहला जो एटम है इसके ऊपर प्रेजेंट रहे नेगेटिव या फिर लोन पेयर, और इसके बाजू वाला जो एटम है उसके ऊपर प्रेजेंट रहे या तो पॉजिटिव या फिर वेकेंट डी और पी ऑर्बिटल। ए पर तो रहे नेगेटिव या लोन पेयर और बी पर रहे या तो पॉजिटिव या फिर वेकेंट डी और वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक नोट कर ले। ये सारे ही जो अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि पाए के साथ पॉजिटिव ले लिया, पाए के साथ नेगेटिव ले लिया, फिर आगे चलते हैं हम इन सबको इंडिविजुअली एक एक करके ठीक है देखेंगे कि डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे ठीक है, इनको इनमें से सबसे फर्स्ट वाला केस है वो हम आज देखते हैं। तो इनके जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस होंगे। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, और जिसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं केस वन। लोन पेयर से लोन पेयर में होगा ही नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर करवाना है तो एक इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। दोनों ही लोन पेयर ले लिया या दोनों ही नेगेटिव ले लिया तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएंगे। और मोर ओवर आगे चल के जब हम एग्जैक्ट एग्जांपल्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो लोन पेयर वाला रहेगा तो उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल वगैरह ही नहीं रहेगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, ऑक्टेट एक्सीड हो रहा होगा, इस तरीके की कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाएगी। ठीक है, देखेंगे हम आगे चल के। सबसे पहले यहां पर लिखें हम, देखेंगे वो सारे केस आगे चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले केस वन लिखें। केस वन में लिखो व्हेन pi bond is in conjugation with positive charge or vacant p orbital,
पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल क्यों बोला वो हम समझते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल देखें तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास ऊपर कॉन्जुगेशन का एक केस बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट वाले के हिसाब से पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव एक स्टेप आगे है पाई बॉन्ड वाले एटम से। अब कार्बोकैटायन है यहाँ पर, तो कार्बोकैटायन का जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 बॉन्ड्स बने रहते हैं और एक रहता है वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो वेकेंट p ऑर्बिटल जो है उस पे ही पॉजिटिव रहता है और उसके अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो कैटायन को वेकेंट p ऑर्बिटल का केस भी कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर हम देखना चाहते हैं, कॉन्जुगेशन तो हमें दिख गया, इसका मतलब रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं नेक्स्ट। तो तुम मुझे बताओ, हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पाए से पॉजिटिव के पॉजिटिव से पाए, पाए से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। ठीक है, रिच से पुअर की तरफ रहेगा। तो पाए इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट हुए यहां पर। कर्व्ड एरो जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बता रहा है, शुरू कहां से करना है, दोनों कार्बन के बीच से, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बीच में है, और खत्म कहां करना है, इन दोनों कार्बन के बीच में, जहां पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करके शिफ्ट होंगे तो हमें बना हुआ दिख जाएगा ये वाला नया पाई बॉन्ड, और लेफ्ट वाला जो कार्बन रहेगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इस चीज को अपन समझते हैं कि यहाँ पर चार्जेस वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर शिफ्ट हुए, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर शिफ्ट हुए, तो इस दौरान क्या हुआ कि ओरिजिनल जब ये पाई बॉन्ड बना होगा तो एक कार्बन बीच वाले कार्बन है, एक कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन ने दिया होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन ने दिया होगा। पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट हुए तो इस कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन दे रखा था वो इलेक्ट्रॉन इससे अवे शिफ्ट हो गया, और जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट वाला कार्बन था इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, और इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कहां पर गया, तो देखो ये जो कैटायन है इसने पाई बॉन्ड बनाने में कोई भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसने एक तरीके से क्या कर लिया, ये वाले कैटायन ने, कार्बन ने, इसका जो इलेक्ट्रॉन गया वो चला गया कैटायन के पास, कार्बन के पास, तो इसके ऊपर का पॉजिटिव खत्म हो गया और इसने उस वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए बना लिया ये वाला पाई बॉन्ड। बीच वाला जो कार्बन था इसके ऊपर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन्ड है, तो बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं आया। अब ये दो अपने पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले जो भी बेसिक अनचेंजिंग स्केलेटन है, जो भी चीज दोनों के अंदर ही सेम रह रही है, क्योंकि दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो बना दे, और वो चीज क्या रहेगी, सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन। सिग्मा बॉन्ड जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड जितने भी उनको वैसा का वैसा बना दिया। दूसरी चीज, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पार्शियल पाई बॉन्ड्स लगाएंगे। जैसे कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में देखो, यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो दोनों का एवरेज जब लेंगे तो पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा। तो यहां पर लगा दिया पार्शियल पाई बॉन्ड, जो कि दिखा दिया ऐसे डैश 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 से, और वैसे ही दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी पार्शियल पाई बॉन्ड है, इसको भी बता दिया डैश डैश डैश। 2 स्टेप्स करें, पहला तो अनचेंजिंग स्केलेटन, दूसरा बना दिया हमने पार्शियल पाई बॉन्ड्स। एक और लास्ट स्टेप रह गया हाइब्रिड कंप्लीट करने के लिए, और वो है पार्शियल चार्जेस। लेफ्ट वाले कार्बन को देखो, यहां पर 0 है और इस आरएस में है पॉजिटिव चार्ज, दोनों का एवरेज लेंगे, मिक्सचर लेंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। राइट वाला जो कार्बन है, डेल्टा पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 0 से ज्यादा और +1 से कम कुछ चार्ज रहेगा, दोनों का जब एवरेज लेंगे तो उसको हमने बोल दिया पार्शियल पॉजिटिव। वैसे एकदम राइट मोस्ट कार्बन भी जो है, तो इस पर भी यहाँ +1 और यहाँ पर 0, तो सम पार्शियल पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पॉजिटिव रहेगा, जिसको डेल्टा पॉजिटिव से बता रहे हैं, और बीच वाले कार्बन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। एक लास्ट चीज रहेगी जो कि हमने थ्योरी का पॉइंट भी लिखा है, उसको हम समझते हैं कि एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन एंड p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल। देखो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से। और तीसरा अपने पास यहाँ पर सामने कैटायन भी है, तो कैटायन के लिए भी हमने क्या पढ़ा, कैटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और उसके पास भी है एक p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ये दोनों p ऑर्बिटल्स के बीच से जंप होकर के, पहले के 2 p ऑर्बिटल्स के बीच से जंप होकर के सेकंड और थर्ड एटम के p ऑर्बिटल्स के बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और अब ये दोनों p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज कब हो पाई, जब अपने पास एक स्टेप आगे ये था। ठीक है, एक स्टेप आगे ये था, तो पहले के 2 तो ये हो गए p ऑर्बिटल्स और तीसरा p ऑर्बिटल ये हो गया। अब मान लो तीसरी की जगह ये चौथे पोजीशन पर रहता कैटायन,
ठीक है, 2 स्टेप आगे रहता p ऑर्बिटल। तो क्या होता, ये दोनों पहले और दूसरे p ऑर्बिटल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके जाना भी चाहते, तो अब एक तो ऑर्बिटल है सेकंड पोजीशन पे और दूसरा है फोर्थ पोजीशन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आना भी चाहते हैं, तो p ऑर्बिटल्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो जाती, और इनका साइज तो लिमिटेड ही है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाता। अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप करना भी चाहते हैं तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। इस वजह से एक स्टेप आगे ही p ऑर्बिटल होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन की एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन ये भी है कि 3 या उससे ज्यादा लगातार p ऑर्बिटल्स हो, 3 या उससे ज्यादा लगातार p ऑर्बिटल्स हो, जैसे पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, इस वजह से हमने कंडीशन में भी क्या लिख रखा है, एक स्टेप आगे ही ये सारी चीजें लिख रखी है, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन जो है उनका डीलोकलाइजेशन हो पाता है। मान लो ये तीसरा वाला p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहता, ठीक है, पहले के 2 ऐसे हैं, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा वाला जो है ये पैरेलल नहीं रहता, मान लो परपेंडिकुलर हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करते भी यहां से यहां तो फिर भी पाई बॉन्ड नहीं बन पाता, तो फिर से रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो इसलिए p ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, ये हमने लिखा, और एटम सेम प्लेन में भी होने चाहिए। मान लो पहले दूसरा एटम तो ये है और तीसरा वाला जो एटम है वो सेम प्लेन में नहीं, आउट ऑफ प्लेन है, तो फिर से जब इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहते और पाई बॉन्ड बनाना चाहते तो फिर से पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। तो इसलिए सेम प्लेन में भी होना जरूरी है एटम्स का, और p ऑर्बिटल्स पैरेलल होना जरूरी। ठीक है, तो ये बात हुई अपने पास यहाँ पर। इसकी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और बढ़ाएंगे। अगली बार के लिए अपना जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, वो देख लें। बस उसमें एक चीज छोड़नी है कि अभी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का जो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो वो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास से तुम्हें बायोमोलिक्यूल का जो मॉड्यूल है वो लेते हुए आना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्या शक्ल देखनी थी क्या तुम्हें?